गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आईएमएफ रेटिंग्स ऑन इंडियाज नेशनल अकाउंट्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ की 2025 एनुअल स्टाफ रिपोर्ट जो इंडिया के लिए आई है, उसमें कंट्री के नेशनल अकाउंट्स को सी ग्रेड रेटिंग दी गई है। कहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक सर्वेलेंस हिंडर हो रही है। तो ये आपको याद होगा कि इंडिया के भी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8.2% पहुंच चुका है जुलाई सितंबर के क्वार्टर में। अब आईएमएफ जो है असेस करता है इंडिया के इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स को एज पार्ट ऑफ इट्स एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशंस, जिसमें आईएमएफ की टीम एक विजिट करती है कंट्री में, रिव्यू करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को और प्रिपेयर करती है एक डिटेल्ड रिपोर्ट को, जिसमें डेटा एडिक्वेसी असेसमेंट भी की जाती है। आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया जो है वो बेनिफिट करेगा अगर बेटर क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, टाइमलीनेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स रहेंगे, ताकि पॉलिसी मेकिंग सपोर्ट हो सके। आईएमएफ ने रिकमेंड किया है रेगुलर रिवीजन्स की जाएं नेशनल अकाउंट्स और प्राइस इंडेक्सेस की, कंडक्ट किया जाए पॉपुलेशन सेंसस प्रायोरिटी पर, टाइमली पब्लिकेशन हो सेंटर स्टेट फिजिकल डेटा की, और इम्प्रूवमेंट हो कवरेज और कंसिस्टेंसी की और की स्टैटिस्टिक्स की। तो इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पर काम कर रही है। न्यू जीडीपी और सीपीआई सीरीज ऑलरेडी गवर्नमेंट प्लान कर रही है फरवरी 2026 में लाने को, और कहा है कि इसके लिए बल्कि इससे तो और ज़्यादा हाई रेटिंग्स आएंगी। ठीक है, तो आईएमएफ ने कुछ इश्यूज देखे हैं जीडीपी डेटा में, कवरेज में, ग्रैनुलैरिटी में, मेथडोलॉजी में। ठीक है, आईएमएफ ने इंट्रोड्यूस किया अपना 4 टियर डेटा एडिक्वेसी रेटिंग सिस्टम 2024 में, और इसमें बिफोर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया का डेटा जो है उसको हम ब्रॉडली एडिक्वेट दिखाया गया, फिर धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन होने लगा कॉन्फिडेंस में। तो इंडिया ने अपनी जो जीडीपी बेस ईयर है 2015 में उसे लास्ट रिवाइज किया था, तब से रिवाइज नहीं किया गया है। तब से जो है वो 2011-12 का ही सीरीज चला जा रहा है। तो न्यू नंबर्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स को सरप्राइज कर रहे हैं, और थ्री मेजर इश्यूज हैं इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में, और इससे जो है कंसर्न्स अब आ रहे हैं अबाउट डेटा रिलायबिलिटी। 2023 में आईएमएफ के स्टाफ ने कहा कि 2011 और 12 का जो बेस ईयर है वो आउटडेटेड हो चुका है, इसको अपडेट करना चाहिए रेगुलर अर्जेंटली। और ये परसिस्टेंट क्रिटिसिज्म है। एक परसिस्टेंट ये भी क्रिटिसिज्म है कि इंडिया जो है वो डब्ल्यू का यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ पीपीआई अपने नॉमिनल जीडीपी को डिफ्लेट करने में। उससे क्या होता है, फिर रियल जीडीपी की कैलकुलेशन जो है वो डेटा उसका भी इफेक्ट होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस सबको करेक्ट कर रहा है फरवरी 2026 में, और जो है जीडीपी सीरीज को 2022-2023 के बेस ईयर के साथ जो है वो बनाया जाएगा, और मेथडोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स भी जो है इसके अंदर की जाएंगी। ठीक है, तो रिवाइज्ड सीपीआई सीरीज भी जो है इंट्रोड्यूस करने वाले हैं फरवरी में ही, और एक न्यू आईआईपी इंडेक्स भी आएगा सेम ईयर सेम टाइम पर। ठीक है, आरबीआई भी प्लान कर रहा है कि पब्लिश किया जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स स्टैटिस्टिक्स जो है वो मंथली। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बूथ लेवल ऑफिसर। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली कुछ कंसर्न्स रेज हुए हैं सेवरल बूथ लेवल ऑफिसर्स की डेथ्स के बाद, कई स्टेट से जो रेज किए गए हैं जो वो एसआईआर कर रहे हैं इलेक्टोरल रोल्स का। तो बूथ लेवल ऑफिसर्स कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ग्रास रूट लेवल पर, जो असिस्ट करते हैं अपडेट करने में इलेक्टोरल रोल्स को अपनी लोकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए। बेसिकली लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो फेमिलियर होते हैं लोकल इलेक्टर्स के साथ और वोटर्स के साथ। ये कोई फुल टाइम इलेक्टोरल ऑफिशियल्स नहीं होते हैं, बल्कि ये समझ लो आंगनवाड़ी वर्कर्स, टीचर्स, पंचायत सेक्रेटरी, विलेज लेवल वर्कर्स, ये सब होते हैं। और ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं प्रोसेस ऑफ रोल रिवीजन में और कलेक्ट करने में एक्चुअल फील्ड इन्फॉर्मेशन। तो ये एक्यूरेसी और फिडेलिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इवन जो वोटर स्लिप्स होती हैं वोटर हाउस होल्ड्स को बिफोर द पोल डे यही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बीएलओज जो हैं वो एलिजिबल इलेक्टर्स को भी जो है इन्फॉर्म करते हैं अबाउट अवेलिंग होम वोटिंग फैसिलिटी या पोस्टल बैलेट फैसिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नोरो वायरस। टॉपिक सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केसेस ऑफ नोरो वायरस जो हैं, जिसको विंटर वॉमिटिंग डिजीज कहा जाता है यूएस में, वो राइज होने लगे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। तो नोरो वायरस क्या है? एक कॉमन हाईली कंटेजियस वायरस जिससे कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्टमक में और इंटेस्टाइन में। इसको कई बार स्टमक फ्लू भी कहा जाता है या विंटर वॉमिटिंग बग भी कहा जाता है। तो नोरो वायरस जो है वो यूजुअली आपको कोल्डर मंथ्स में देखने को मिलेगा इसका आउटब्रेक। सभी एजेस के लोग जो है इससे अफेक्ट हो सकते हैं, और ये ट्रांसमिट होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू, या फिर टचिंग ऑफ कंटेमिनेटेड सरफेस के थ्रू।
वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक क्रैम्प, नोजिया, ये सब होता है इसमें। और बहुत से लोग जो है वो इसमें बिना किसी ट्रीटमेंट के ही रिकवर हो जाते हैं। कोई वैक्सीन भी नहीं है इसके लिए। और जब भी एक्यूट फेज आता है तो हाइड्रेशन को मेंटेन करना होता है, लेकिन कुछ एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट्स को रिहाइड्रेशन फ्लूइड्स भी इंट्रावेनसली देना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्वालबार्ड। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, इकोनॉमी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी हुई है जब साइंटिस्ट ने स्पॉट किया है कि अनएक्सपेक्टेड गैदरिंग हुई है वॉलरसेस की ऑन द रिमोट शोर्स ऑफ स्वालबार्ड। स्वालबार्ड है क्या? नॉर्वेजियन आर्कीपेलागो है, आर्कटिक ओशन में लोकेटेड है, और ये लोकेटेड है हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड नदर्न पार्ट ऑफ नॉर्वे। नदर्न मोस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है ये विद अ परमानेंट पॉपुलेशन। स्वालबार्ड ट्रीटी 1920 की और नॉर्वेजियन सोवरेनिटी एस्टैब्लिश कर रही है ओवर द स्वालबार्ड आइलैंड्स। यहाँ पर आर्कटिक क्लाइमेट है। आपको याद होगा कि यहाँ पर बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, यहाँ पर समर्स में मिडनाइट सन का कंसेप्ट रहता है, मतलब कि यहाँ पर रात नहीं होती है उस टाइम पर। और सर्दियों में जो है यहाँ पर पोलर नाइट का कंसेप्ट रहता है, मतलब विंटर मंथ्स में यहाँ पर परमानेंट जो है वो नाइट रहती है। स्वालबार्ड एक ब्रीडिंग ग्राउंड है कई तरह के सी बर्ड्स का भी। अब वॉलरस क्या है? वॉलरस एक लार्ज मैमल है जो कोल्ड आर्कटिक सीज ऑफ यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में रहता है, और इसको हम क्लोजली रिलेटेड टू सील्स मानते हैं, और ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है यूसीएन की। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ख्यामन्युनगन ट्राइब। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने ख्यामन्युनगन ट्राइब के बारे में बात की है मन की बात एपिसोड में। तो ये ट्राइब वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स ऑफ नागाज है, इंडिया और म्यांमार के जो है वो एरिया में रहते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है इस टर्म का? सोर्स ऑफ ग्रेट वाटर और रिवर। तो ये इनका जो है क्लैन बेस्ड सिस्टम होता है, सोशल स्ट्रक्चर। ये ख्यामन्युनगिन जो है लैंग्वेज बोलते हैं। और सोकुम सुमाई ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं सितंबर में या फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ अक्टूबर में, ताकि हार्वेस्ट फेस्टिवल है बेसिकली उनका ये। फार्मिंग इनका वन ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशंस है, झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं ये, और ये क्लिफ हनी हंटिंग करते हैं फॉर सेंचुरीज करते आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज जो है उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन का स्टेटस मिल गया है। तो ये जो है हिल्स ऑफ दार्जिलिंग में उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। एक मेजर कैश क्रॉप है दार्जिलिंग हिल्स की, कॉमनली नोन एज सुनताला। और इसको ये ग्रो होता है फ्रॉस्ट फ्री ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, जहाँ पर 100 to 120 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल हो एनुअल, और 10 to 35 डिग्रीज तक का टेम्परेचर हो। ठीक है। अब जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस होता क्या है? ये होता है प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है जिनका स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन है। टिपिकली इसको यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ्स, बीवरेजेस, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। जीआई टैग जो है वैलिड रहता है 10 ईयर्स के लिए, फॉलोइंग विच इट कैन बी रिन्यूड। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रामबाण सुलाई हनी। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने अपने मन की बात एपिसोड में रामबाण सुलाई हनी जो जम्मू कश्मीर से है उसके बारे में बात की है, जो कि वाइल्ड बेसिल से बनाया जाता है। इसको वाइडर रिकग्निशन मिल रहा है आफ्टर रिसीविंग अ जीआई टैग। तो रामबाण सुलाई हनी जो है वो रामबाण डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। रिच टेस्ट है इसका, एरोमेटिक फ्लोरल अंडरटोन्स हैं, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है। एक्सट्रैक्ट किया जाता है सुलाई प्लांट से जो कि हिमालयस में ग्रो होते हैं। और इसकी सुपीरियर जो है सुपीरियर बी स्ट्रेन्स और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हनी यील्ड जो है रामबाण में सिग्निफिकेंटली हायर रहता है दैन इन अदर रीजन्स। और इसको एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है 2021 में। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is IMF ratings on India's national accounts. This topic is important for your economy section. So IMF's 2025 annual staff report for India has once again given the country's national accounts a C grade, which has indicated that statistics have some shortcomings, which is hindering effective economic surveillance. So basically, we have recently
assessed that our GDP has grown 8.2% in July to September quarter, which is the highest in 6 quarters. So IMF assesses India's economic statistics as part of its annual Article 4 consultations, during which an IMF team visits the country, reviews economic developments, and prepares a detailed report, which also includes a data adequacy assessment. Okay, so IMF has stated that India would benefit from better quality, availability, and timeliness of macroeconomic and financial statistics to support policy making. Uh, IMF has acknowledged India's efforts to update GDP and CPI series. The IMF therefore has recommended regular revisions of national accounts and price indices, conducting the overdue population census on priority, timely publication of combined central and state fiscal data, improvements in coverage and consistency of key statistics. India has responded that we are doing these improvements in the upcoming February month. Okay, and new GDP and CPI series are going to be launched, and this should warrant higher ratings. So IMF sees notable issues in GDP data coverage, granularity, or methodology, which limits the robust analysis. Okay, IMF introduced its four-tier adequacy rating system only in 2024, so it has shown a gradual decline in confidence over time. India last updated its GDP year in 2015, shifting it to the 2011-12 series. Therefore, the economist or the IMF is saying that this needs to be revised. These issues complicate economic interpretation and contribute to growing concerns about data reliability. IMF said that this base year is outdated and it should be updated urgently, which the government is going to do in a February month. Uh, Another criticism is that India uses WPI instead of PPI to deflate nominal GDP, which affects the accuracy of real GDP calculations. So, all this is going to be corrected in the month of February when new GDP series with 2022-2023 as the base year will be given, and revised CPI series will be introduced. A new IIP with 2022-2023 as the base year will be introduced, and even RBI is planning to launch or publish monthly balance of payment statistics. Okay. So the next topic is booth level officer. This topic is important for your governance section. So recently concerns have been raised with several booth level officers' deaths, which have been reported from the states undergoing a special intensive revision of electoral rules. So booth level officers are representatives of Election Commission of India at the grassroots level who assist in updating the electoral roll using their local knowledge. They are local government officials who are familiar with the local electors and enrolled as voters in the same polling area. So BLOs are not full-time electoral officials. They play a significant role in the process of roll revision and collection of actual field information. They maintain accuracy and fidelity of the electoral roll. Uh, an important role which they play is the distribution of voter slips to the voters' households before the poll day. BLOs also inform the eligible electors about availing home voting facility and postal ballot facility by filling Form 12D. BLOs also promote applications launched by the ECI to facilitate voting. Okay. So the next topic is norovirus. This topic is important for your social issues. So cases of norovirus, commonly known as the winter vomiting disease, have been rising in the US in recent weeks. So norovirus is a common and highly contagious virus which causes inflammation in the stomach and intestines, which is a condition known as gastroenteritis. So it is also sometimes referred to as the stomach flu or the winter vomiting bug. Its outbreaks usually happen seasonally in colder months. People of all ages can get infected. It gets transmitted from an infected person, contaminated food or water, or by touching contaminated surfaces. Vomiting, diarrhea, stomach cramp, nausea, fever, and tiredness can occur. In extreme cases, loss of fluids could also lead to dehydration. So, most people recover without any treatment. No vaccines are there to prevent this. And it is important to maintain hydration in the acute phase. Okay. So the next topic is Svalbard. This topic is important for environment and international relations. So a significant discovery has emerged in Arctic with scientists spotting an unexpected gathering of walruses on the remote shores of Svalbard. Svalbard is a Norwegian archipelago which is situated in an Arctic Ocean. It is located about halfway between North Pole and northern part of Norway. It
It is the northernmost place in the world with a permanent population. The Svalbard Treaty of 1920 established Norwegian sovereignty over the Svalbard Islands. So the archipelago features an Arctic climate, and it experiences midnight sun during the summer months and polar night during the winter months. And it is a breeding ground for many seabirds also. So what are walrus? What is a walrus? It's a large mammal which lives in the cold Arctic seas of Europe, Asia, and North America. It is closely related to the seals, and its conservation status is vulnerable. Okay. So the next topic is Khamnungan tribe. This topic is important for your social issues. So Prime Minister Modi has mentioned about the Khamnungan tribe in his Man Ki Baat episode. So this is one of the major tribes among the Nagas, with habitation both in India and Myanmar. The meaning of this term is a source of great water or river. So farming is one of the primary occupations of the people of this region. They traditionally practice jhum cultivation. They celebrate Sokum Sumai, which is a harvest festival of them, which is celebrated in the month of September or in the first part of October. They have been practicing cliff honey hunting for centuries. So the next topic is Darjeeling Mandarin Orange. This topic is important for your economy section. So recently, Darjeeling Mandarin Orange received the GI status, that is geographical indication status. So Darjeeling Mandarin Orange is grown in the hills of Darjeeling in West Bengal. It's a major cash crop of Darjeeling Hills. It is commonly known as Suntala. It grows well in all frost-free tropical and subtropical regions. Okay, it requires an annual rainfall of 100 to 120 centimeters, ranging temperatures ranging from 10 to 35 degrees Celsius, and it requires medium or light loamy soils. What is a GI tag? It is used for products with a specific geographical origin. It is typically used for agricultural products, foodstuffs, beverages, handicrafts, and industrial products. This GI tag is valid for 10 years, following which it can be renewed. So the next topic is Ramban Sulai honey. This topic is important for your economy section. So Prime Minister Modi has noted that Ramban Sulai honey from Jammu Kashmir, made from wild basil, has gained wider recognition after a GI tag, after receiving a GI tag. So Ramban Sulai honey is produced in the Ramban district of Jammu Kashmir. It is rich in its taste, aromatic floral undertones, and high nutritional value. It is extracted from Sulai plants growing in the Himalayas. Due to superior bee strains and favorable climatic conditions, the honey yield in Ramban is significantly higher than in other regions. It has earned a it had earned a geographical indication tag in the year 2021. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.